नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज के इस वीडियो में हम पुनर्जागरण के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण ने मानव के जीवन के सभी पहलुओं को यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक को व्यापक रूप से प्रभावित किया और पूरे जीवन को और पूरी इतिहास की दिशा को परिवर्तित कर दिया। पुनर्जागरण के प्रभावों में हम सर्वप्रथम साहित्य पर प्रभावों की चर्चा करेंगे। साहित्य पर प्रभाव में अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रभाव और सबसे व्यापक प्रभाव था कि पुनर्जागरण से पूर्व साहित्य के क्षेत्र में केवल लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता था, केवल लैटिन भाषा में साहित्य की रचना होती थी। लेकिन पुनर्जागरण के बाद लैटिन भाषा के साथ साथ स्थानीय और देशज भाषाओं का विकास हुआ और उसमें साहित्य की रचना हुई, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश, इटावली आदि भाषाओं में व्यापक रूप से साहित्य की रचना की गई। दूसरा प्रभाव हम विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। विषय वस्तु में हम देखें तो पहले केवल धार्मिक विषय वस्तु केंद्र में रहती थी और साहित्य में केवल उच्च वर्ग को ही स्थान मिलता था। लेकिन पुनर्जागरण के प्रभाव के बाद धार्मिक के साथ साथ लौकिक जीवन को भी साहित्य की विषय वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाने लगा और अब केवल उच्च वर्ग ही नहीं बल्कि जनसाधारण के जीवन पर भी साहित्य की रचना की जाने लगी। तीसरा जो प्रभाव है वो विभिन्न साहित्यिक विधाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। पहले केवल पद्य में साहित्यिक रचना होती थी, लेकिन अब एक नई विधा गद्य का विकास हुआ और उसमें नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि का विकास हुआ। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण का भी विकास हुआ। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न भाषाओं के शब्दकोशों का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत साहित्य का विकास हुआ, साहित्य लेखन में तुलनात्मक पद्धति का विकास हुआ। ये सभी प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण के सामान्य प्रभाव थे जो सभी प्रकार के साहित्य पर दिखाई दिए। इन सभी प्रभावों को हम विभिन्न भाषा के साहित्यकारों के संदर्भ में देख सकते हैं। सबसे पहले हम इटालियन भाषा के साहित्यकारों की चर्चा करें तो उनमें निम्न साहित्यकार थे। दांते जो कि फ्लोरेंस निवासी था और इसने इटालियन भाषा में साहित्य की रचना की। इनकी दो पुस्तकें द डिवाइन कॉमेडी जिसमें नर्क और स्वर्ग की यात्रा की चर्चा की गई है और दूसरी द मोनार्क ऑफ मोनार्किया जिसमें गैर धार्मिक या लौकिक विषयों या राजनीतिक विषय पर विशेष चर्चा की गई है। तीसरी इनकी पुस्तक थी वनिताओं जिसमें महिला सौंदर्य की चर्चा की गई है। दूसरे इटालियन साहित्यकार थे फ्रांसिस पेट्रोक जिनको मानववाद का जनक, आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक नई विधा का जन्म दिया जिसके तहत इन्होंने 14 लाइन की एक विशेष कविता जिसे सोनेट्स कहा जाता था लिखना प्रारंभ किया। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं फेमिलियर लेटर्स जो कि प्राचीन विद्वानों की बातों को या प्राचीन विद्वानों से वार्तालाप विधि में जो पत्र लिखे गए उनका संकलन है, और दूसरा था लाइफ ऑफ लिटरेचर मैन जिसमें प्राचीन रोमन साम्राज्य के महान विभूतियों का वर्णन किया गया। तीसरा था गियोवेनी बुकाचियो। इनकी प्रमुख पुस्तक है डेकोमेरॉन जिसमें हास्य कहानियों का संग्रह किया गया है और यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। इसके अलावा इटालियन भाषा में ही के प्रमुख लेखक थे निकोलो मैकियावली जिनको हम राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक मान सकते हैं और इनकी प्रमुख पुस्तक थी द प्रिंस। इसके अलावा एरिस्टो और इसके अलावा सबसे अंत में हम देखें इटालियन भाषा का प्रमुख जो लेखक थे वो थे लोरेंजो वाला जिन्होंने डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक पुस्तक लिखी जिसमें इतिहास में दंत कथाओं के स्थान पर तथ्यों की उपयोगिता पर बल दिया। यानी कि लोरेंजो वाला प्रथम इटालियन साहित्यकार था जिसने इतिहास के लेखन के संदर्भ में बात की। इसके बाद हम अंग्रेजी साहित्यकारों की चर्चा करें तो अंग्रेजी साहित्यकारों में प्रमुख साहित्यकार थे जेफरी चौसर
जेफरी चौसर, इन्होंने कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक लिखी। इस कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक में सेंट थॉमस नामक स्थान पर तीर्थ स्थल पर आने वाले यात्रियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। दूसरे प्रमुख थे थॉमस मूर, जिन्होंने यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी और एक ओपोलॉजी डायलॉग नामक पुस्तक लिखी। तीसरे थे फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को अंग्रेजी निबंध का जन्मदाता माना जाता है। और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर, जिनकी अनेक पुस्तकें पुनर्जागरण का प्रभाव दिखाती हैं। अगले साहित्य के क्षेत्र में हमें फ्रांसीसी साहित्यकार भी दिखाई देते हैं, जिनमें फ्रैंकोइस रेवोलाइज ने पेंट्रागुअल और गरगंतुआ नामक पुस्तक लिखी, जिसमें हमें तात्कालिक शिक्षा पद्धति की चर्चा और मध्यकालीन शिक्षा पद्धति की आलोचना के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। दूसरे फ्रांसीसी साहित्यकार थे मोंते को फ्रांसीसी निबंध का जन्मदाता कहा जा सकता है। इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि कई पराजयों से एक विजय ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त डेरिशियस इरेसमस, जो कि हॉलैंड के निवासी थे, और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मूर्खता की प्रशंसा द प्राइज ऑफ फॉली लिखी। धन्यवाद।